सभी मित्रों को मेरा नमस्कार एंड वेलकम। बहुविकल्पी प्रश्नों की आगे की कड़ी में मैं बायोडायवर्सिटी जैव विविधता से भाग 3 आज शुरू करता हूं, जिसमें हम जैव भौगोलिक एवं वन्यजीव संरक्षण से संबंधित जो इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और ये प्रश्न विशेष रूप से विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए भी हैं। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास, भारत का प्रथम नेशनल पार्क कौन सा है? तो बिल्कुल आप याद रखेंगे, भारत का प्रथम नेशनल पार्क जो था वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था या है, जो कि नैनीताल उत्तरांचल में है। और येलोस्टोन नेशनल पार्क संसार का प्रथम नेशनल पार्क है जो अमेरिका में। आप दोनों ही नेशनल पार्क याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं। भारत में फ्लेमिंगो व जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो बिल्कुल आपको डायरेक्ट आंसर याद रखना है। भारत में फ्लेमिंगो और जंगली गधे जो हैं वो कच्छ के रन में पाए जाते हैं। फ्लेमिंगो आपके बर्ड्स हैं और जंगली गधे गधे होते हैं जो कि कच्छ के रन में मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं। भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? तो बिल्कुल बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये कि भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1972 में लागू हुआ था। और आप यदि इसकी डेट भी याद रख सके तो याद रख लेना, 9 सितंबर 1972 को ये लागू हुआ था। तो बिल्कुल आप याद रखेंगे कि 9 सितंबर 1972 को वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया, क्योंकि कभी कभी डेट भी पूछ ली जाती है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? और ये प्रश्न 2011 वाली फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है। तो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागा अर्जुना सागर सेरिसेलम है। यह गुंटूर आंध्र प्रदेश में है। रणथंभौर जो है वो सबसे छोटा बाघ संरक्षित क्षेत्र है या टाइगर रिजर्व है। नंदनकानन भुवनेश्वर उड़ीसा में सफ़ेद बाघों के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। और इसी प्रकार से सुंदरवन जो पश्चिमी बंगाल में है ये भी बाघों के लिए प्रसिद्ध है। तो चारों ऑप्शन आपको बहुत ही अच्छे ढंग से याद करने हैं, किसी से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारे पास, पहले वो देख लेते हैं फिर हम 6 देखेंगे। भारत में जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये प्रश्न आरपीएससी में पूछा जा चुका है और इसका आंसर हो जाएगा 2002 में। तो भारत में जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 में लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 की आगे हम बात करते हैं। बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है? रिसेंटली अभी रीट वाले एग्जामिनेशन में इस क्वेश्चन को पूछा गया था और डॉक्टर सलीम अली को हम बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। सलीम अली एंटरप्रेन्योर सेंटर कहाँ पर सिचुएटेड है? तो आप में से अगर कोई भरतपुर केवलादेव बर्ड सेंचुरी में घूमने गया तो वहाँ पर इस सेंटर को जरूर देखा होगा, सलीम अली एंटरप्रेन्योर सेंटर। सलीम अली बर्ड सेंचुरी गोवा में है। इसके साथ ही आप ये भी याद रखेंगे कि सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहाँ है। निम्न में से उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो कि राष्ट्रीय सुरक्षित वन घोषित है कहाँ पर है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन साइलेंट वैली केरल में मिलते हैं और ये राष्ट्रीय सुरक्षित वन घोषित किए जा चुके हैं। बिल्कुल आप याद रखेंगे। नीलगिरी सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो भारत में बना 1986 में किन राज्यों में अवस्थित है? तो बिल्कुल नीलगिरी भारत का पहला जैव संरक्षित क्षेत्र है जो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तीनों की सीमाओं में आता है। साइबेरियन क्रेन के लिए कौन सा विश्व विख्यात है? तो साइबेरियन क्रेन केवलादेव घाना भरतपुर में आता है। साइबेरियन क्रेन एक विदेशी पक्षी जाति है जो केवलादेव घाना भरतपुर में दिखाई देती है सर्दियों के मौसम में। निम्न में से संकटग्रस्त प्रजाति जो कंचनजंगा सिक्किम में रहती है, तो लाल पांडा, रेड पांडा जो है एक संकटग्रस्त प्रजाति है जो कि कंचनजंगा की पहाड़ियों में सिक्किम में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 12 की आगे हम बात करते हैं। राजस्थान का राज्य पक्षी, तो आपको सबको पता है घोड़ावन है, लेकिन यहाँ पर बायोलॉजिकल नेम से, साइंटिफिक नेम से उसको पूछा गया है तो कैरियोटीज आप नाम याद रखेंगे। घोड़ावन ग्रेट इंडियन बस्टार्ड कैरियोटीज नाइग्रिसेप्स गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति है। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? ये क्वेश्चन भी आरपीएस में पूछा जा चुका है, तो आप याद रखेंगे जो सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व है वो उड़ीसा में है।
वह राज्य जहाँ एक भी नेशनल पार्क नहीं है। पंजाब एक ऐसा राज्य है जहाँ पर एक भी नेशनल पार्क नहीं है। सबसे बड़ा नेशनल पार्क जो भारत में है, हेमीज नेशनल पार्क, लद्दाख सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। साउथ बटन आइलैंड जो नेशनल पार्क है, अंडमान निकोबार में है, सबसे छोटा नेशनल पार्क। और कुमाराकोम केरल में है, फर्स्ट बर्ड सेंचुरी है इंडिया की, ये भी आप याद रखेंगे। वेटलैंड्स को संरक्षित करने के लिए ईरान में 1971 में कौन सा समझौता हुआ? तो रामसर समझौता हुआ था। रामसर ईरान का एक शहर है। और ये 1971 भी आप याद रखेंगे क्योंकि इस सन को भी पूछा जा चुका है रिसेंटली असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशन में। राजस्थान में रामसर साइट्स है, तो राजस्थान में दो ही रामसर साइट है, सांबर झील और केवलादेव, तो आपका आंसर हो जाएगा एंड बी। निम्न में से बाह्य प्रजातीय एक्सोटिक स्पीसीज आपको देखनी है, पार्थिनियम, जलकुंभी, लेंटाना और उपयुक्त सभी। तो पार्थिनियम, जलकुंभी, लेंटाना तीनों ही विदेशी प्रजातियां हैं और आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। दूधवा राष्ट्रीय पार्क, दूधवा राष्ट्रीय पार्क आपका यूपी में, उत्तर प्रदेश में है। जैव विविधता शब्द को किसने प्रचलित किया? जैव विविधता शब्द को प्रचलित करने वाले थे आपके एडवर्ड विल्सन। बिल्कुल, जैव विविधता शब्द रोजन ने दिया था, लेकिन इसे प्रचलित करने का श्रेय एडवर्ड विल्सन को दिया जाता है। पृथ्वी के फेफड़े किन्हें कहा जाता है? तो अमेजन वर्षा वनों को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। अमेजन रेन फॉरेस्ट को पृथ्वी के फेफड़े बोला जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी व पशु है पेओ व पैंथरा टाइग्रिस, बिल्कुल आप इसी नाम से याद रखेंगे। भारत में अभिलेखित पादप प्रजातियों की संख्या कितनी है? तो 45,000 पादप प्रजातियां भारत में अभिलेखित की जा चुकी है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। स्टेलर सी काऊ व पैसेंजर कबूतर में क्या समानता है? दोनों ध्रुवीय जंतु है, दोनों संकटापन्न है, दोनों विलुप्त और दोनों यूकेरियोटिक है। तो दोनों ही विलुप्त है, आप याद रखेंगे, दोनों विलुप्त जंतु है। वर्ल्ड एनिमल डे कब मनाया जाता है? तो 4 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल डे मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। रिसेंटली रीट वाले एग्जामिनेशन में से पूछा गया था। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये जितनी भी तारीखें हैं डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप अच्छे से इन्हें नोट कर लेना और याद कर लेना। रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस किसने दी? पॉल एलरिक ने दी। रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि पॉल एलरिक ने इस हाइपोथेसिस में बताया था कि इस पूरे इकोसिस्टम को या इस पूरी पृथ्वी को हम एक हवाई जहाज़ मान लें और हवाई जहाज़ में जो स्क्रू लगे हुए होते हैं उन स्क्रू को हवाई जहाज़ में बैठने वाले यात्री एक एक करके निकालते जाएं, तो शुरुआत में हवाई जहाज़ के बैलेंसिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक एक करके जब सारे स्क्रू निकल जाएंगे तो हवाई जहाज़ जो है वो डगमगा कर गिर जाएगा। तो उसी प्रकार से हमारा जो इकोसिस्टम है उसमें से अगर एक दो प्रजाति विलुप्त हो जाती है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे अगर सारी प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर आ गई तो हमारा इकोसिस्टम, ये पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। तो ये रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस थी जिसे पॉल एलरिक ने बताया था। आगे आप देखिए WWF को का जो लोगो है उसमें कौन सा जंतु प्रयुक्त होता है? तो सबसे पहले तो आप WWF की फुल फॉर्म याद रखेंगे। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इसका पुराना नाम है, नया नाम है वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर। बिल्कुल आप याद रखेंगे, वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर, और इसका आपका लोगो हो जाएगा जाइंट पांडा। जंतु व पादपों को सर्वोत्तम सुरक्षा कहाँ मिलेगी? तो बिल्कुल देखते हैं, आपका आंसर हो जाना चाहिए राष्ट्रीय पार्क में जंतु और पादपों को सर्वोत्तम सुरक्षा मिलेगी, क्योंकि नेशनल पार्क में किसी भी हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निम्न में से कौन सी भारत में विदेशी प्रजाति है? लेबियोरोहिता, पॉम्फ्रेट, क्लेरियस बैट्रिकस या सभी? तो बिल्कुल आप याद रखेंगे, क्लेरियस बैट्रिकस एक विदेशी प्रजाति है। लाल आंकड़ों की सूची का कंसेप्ट किसने दिया था? सर पीटर स्कॉट ने दिया था। इसको भी आरपीएससी में पूछा जा चुका है। आयुष्मान का प्रथम संस्करण कब प्रकाशित हुआ? 1963 में। सुमेलित आपको करना है। मॉरिशस का विलुप्त पक्षी डोडो, उसी प्रकार से अफ्रीका में क्वेगा, ऑस्ट्रेलिया में थाइलेसिन, रूस में स्टेलर समुद्री गाय और बाली जावा कैस्पियन बाघ की 3 उपजातियां। तो बिल्कुल आप अच्छे से इसे सुमेलित कीजिए। ये सारे रिसेंटली विलुप्त जंतु की जातियां हैं। डिजिटॉक्सिन जो डिजिटलिस पर्पुरिया से प्राप्त होती है किस रोग में उपयोगी है? हृदय रोग में। आप सारे यहाँ से 3-4 प्रश्न बन सकते हैं, उन्हें भी आप देखेंगे कि डिजिटलिस पर्पुरिया से कौन सी औषधि मिलती है? तो डिजिटॉक्सिन।
डिजिटॉक्सिन कौन से रोग में काम आती है, तो हृदय रोग में, या हृदय रोग में काम आने वाली डिजिटॉक्सिन कौन से पौधे से प्राप्त होती है, तो डिजिटलिस पर्पूरिया से प्राप्त होती है। इसी प्रकार से आप देखेंगे कुनैन जो मलेरिया में कारगर है, कहाँ से प्राप्त होता है, तो कुनैन सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है। बिल्कुल आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 की हम बात करते हैं। पेपर सोमनिफेरम में कौन सा दर्द निवारक एल्कलॉइड प्राप्त होता है अफीम से, तो मॉर्फिन। रिजर्पिन एल्कलॉइड किस पौधे की जड़ से प्राप्त होता है जो हाई बीपी में यूजफुल है, रावल्फिया सर्पेंटाइना या सर्पगंधा की जड़ से मिलेगा। राजस्थान का राज्य वृक्ष प्रोसोपिस सिनेरेरिया खेजड़ी है। टिकोमेला अंडुलेटा रोहिड़ा राजस्थान का राज्य पुष्प है, ये भी आप याद रखेंगे। प्रोस्टेटिन जो एड्स में कारगर है, कहाँ से प्राप्त होती है, तो होमोलेंथस न्यूटॉन्स पौधे से प्राप्त होती है, होमोलेंथस न्यूटॉन्स। इंटरनेशनल एनवायरमेंट डे कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल एनवायरमेंट डे, सबको पता है। कौन सा प्राणी भारत में हाल ही में विलुप्त हुआ, तो चीता एसिनोनिक्स जुबेटस हाल ही में विलुप्त हुआ है। सबसे बड़ा जीवित निशाकपिट लीमर इद्री इद्री कहाँ पाया जाता है, तो मेडागास्कर में पाया जाता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। ऐसा संस्थान जहाँ लुप्त प्राय मूल्यवान पादप सामग्री को सहज परिस्थितियों में रखा जाता है क्या कहलाता है, तो जीन लाइब्रेरी कहा जाएगा। जीन लाइब्रेरी में एक सिंगल ऑर्गेनिज्म के जितने भी डीएनए का मटेरियल है उसे हम सहज परिस्थितियों में रखते हैं। कशेरुक जंतुओं के किस वर्ग में सर्वाधिक संकटापन्न जातियां, तो स्तनी मैमलिया वर्ग में सबसे ज़्यादा संकटापन्न जाति आपको मिल जाएगी। वानस्पतिक उद्यान का सबसे प्रमुख कार्य क्या है, इनसे एक सुंदर भूदृश्य प्राप्त होता है, यहाँ उष्णकटिबंधीय पौधों को देखा जा सकता है। ये प्रयोगशाला के बाहर जर्म प्लाज्म संरक्षण में सहायता करते हैं, ये वन्य जीवों को प्राकृतिक वास स्थल उपलब्ध कराते हैं। तो बिल्कुल आप याद रखेंगे, ये प्रयोगशाला के बाहर एक सीटू जर्म प्लाज्म संरक्षण के केंद्र हैं, उसमें सहायता करते हैं। अल्फा डाइवर्सिटी से आपका क्या तात्पर्य है, वो आपको बताना है। तो अल्फा डाइवर्सिटी से हमारा क्या तात्पर्य होता है, समुदाय या आवास में विविधता, समुदायों के बीच विविधता, भौगोलिक क्षेत्र की विविधता। तो आंसर आपका हो जाएगा समुदाय या आवास में विविधता। समुदाय के बीच विविधता को हम बीटा डाइवर्सिटी कहेंगे और भौगोलिक क्षेत्र में विविधता को हम गामा विविधता गामा डाइवर्सिटी बोलेंगे। वाइल्ड लाइफ वीक कब मनाया जाता है, तो वाइल्ड लाइफ वीक जो है वो 2 से 8 अक्टूबर को मनाया जाएगा। बिल्कुल आप याद रखेंगे, मनाया जाता है वाइल्ड लाइफ वीक। क्वेश्चन नंबर 49 की हम बात करते हैं। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, तो नंदा देवी उत्तरांचल में, उत्तराखंड में है। अगस्तमलाई जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र केरल में है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व के नाम है, आप बिल्कुल याद करेंगे। शिकारी देवी पक्षी अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश में, रिसेंटली असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में से पूछा गया था। हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो झारखंड में है, आप बिल्कुल याद रखेंगे। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान एमपी में, मध्य प्रदेश में। टडोबा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो टडोबा महाराष्ट्र में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। चिल्का लेक जंतु विहार कहाँ है, चिल्का लेक आपके रामसर साइड भी है और ये उड़ीसा में आती है। आगे हम देखते हैं अन्नामलाई जंतु विहार कहाँ है, तो अन्नामलाई कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। पेरियार जंतु विहार हाथी लेपर्ड के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ पर, तो केरल में है। वेदांतांगल बर्ड सेंचुरी, इसे सेट के एग्जामिनेशन में पूछा गया था और ये तमिलनाडु में है। सलीम अली नेशनल पार्क, अब सलीम अली से रिलेटेड 3 प्रश्न आ गए हैं, तो ये भी आप याद रखेंगे। जो बर्ड सेंचुरी है सलीम अली वो गोवा में और नेशनल पार्क जो है वो जम्मू कश्मीर में है। केबुल लामजो नेशनल पार्क कहाँ है, केबुल लामजो मणिपुर में है। भितरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा में आ जाएगा, बिल्कुल आप याद रखेंगे। पन्ना नेशनल पार्क एमपी मध्य प्रदेश और राजाजी नेशनल पार्क आपका राजाजी नेशनल पार्क जो है वो आपका आ जाएगा उत्तराखंड, आपका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, यूपी में नहीं है, आप इसे सही कर लेना। राजाजी नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड में आता है। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से हमारा बायोडाइवर्सिटी जो टॉपिक है उससे काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट पूरा हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।